शुरू हो गई, लो हो गई शुरू। और बताओ, तो क्या कह रहे हैं, बात दोनों समझ में आ गई। जहां पर न्यूनत्व होगा और साम्य होगा, दोनों ही कंडीशन में न्यूनत्व होगा तो भी, यानी वाच्यार्थ का न्यून, वाच्यार्थ में जब न्यूनता आएगी तब, या वाच्यार्थ में साम्य होगा, अर्थात उतना ही चमत्कृत आपका ये क्या बोलते हैं, वाच्यार्थ भी होगा और उतना ही चमत्कृत आपका व्यंग्यार्थ भी होगा। दोनों उतने ही चमत्कृत होंगे तो भी गुणीभूत व्यंग का विषय बनेगा। कहते हैं हाँ, विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य ने, क्या अनुत्तमत्व न्यूनतया साम्येन च संभवति, है ना। अनुत्तमत्व से क्या लेना है आपको, ये अनुत्तम जो शब्द है, इसी से दोनों अर्थ ले लेने हैं ना। केवल अनुत्तम का मतलब केवल न्यूनत्व नहीं लेना है, उससे दोनों ही अर्थ लेने हैं, अर्थात उससे साम्य भी लेना है और न्यूनत्व भी लेना है। बात समझ में आ गई सबको? जी जी सर। जी सर। चल, क्या कहना है? इस प्रकार गुणीभूत व्यंग काव्य के लक्षण का निरूपण करके विश्वनाथ इसके भेदों को बतला रहे हैं। ठीक है, कितने प्रकार के भेद है, कितने प्रकार का ये है, तो बता दें, भेदाः तस्य उदिताः अष्टौ, है ना। अष्टौ तस्य भेदाः उदिताः, कितने भेद बताए गए हैं उसके? 8 भेद बताए गए। 8 प्रकार के। 8 प्रकार का 8 भेद है। कौन से तो बताएंगे आपको। क्या कह रहे हैं, तत्र स्यादितरंगम काक्वाक्षिप्तम च वाच्य सिद्ध्यंगम संदिग्ध प्राधान्यम तुल्य प्राधान्यम अस्फुटम अगूढ़म व्यंग्यम असुंदरमेव भेदाः तस्य उदिता अष्टौ। कितने भेद बताए गए पंडित जी उसके? 8 भेद। वही करें, गुणीभूत व्यंग काव्य में व्यंग की प्रायः 8 स्थिति देखी जाती है, अर्थात ये व्यंग्य जो है आपका 8 प्रकार से होता है। 8 स्थितियों में क्या होता है पंडित जी, व्यंग्यार्थ की वाच्यार्थ से प्रधानता नहीं रहती। ये 8 स्थितियां हैं जो बताई जाएंगी, आप समझ में बात। इन 8 कंडीशंस में आपका जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कृत नहीं होगा, अर्थात गौण होगा व्यंग्यार्थ। ठीक है जी, है ना। तो वही 8 कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, किन किन कंडीशंस में ये आपका जो व्यंग्यार्थ है वाच्यार्थ की अपेक्षा हीन हो जाता है अथवा उसके समान चला जाता है, तो बता दें। इतरांग व्यंग, ठीक है। दूसरा काक्वाक्षिप्ति, है ना, काक्वाक्षिप्तम च वाच्य सिद्ध्यंगम, तो वाच्य सिद्धि अंग। चौथा क्या है, संदिग्ध प्राधान्य। पांचवा क्या है, तुल्य प्राधान्य। छठा क्या है, अस्फुट। सातवां क्या है, अगूढ़। आठवां क्या है, असुंदर। ठीक है, समझ में आ गया? बोले जी समझ में आ गई बात? जी सर। अर्थात इन 8 कारणों से इतरांग के कारण, है ना, बताएंगे अब सबके एक एक करके, है ना। इतरांग के कारण, काक्वाक्षिप्ति के कारण, वाच्य सिद्धि के कारण, संदिग्ध प्राधान्य कारण, तुल्य प्राधान्य कारण, स्फुट के कारण, अगूढ़ कारण, सुंदर कारण, इन 8 कारणों से आपका जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण हो जाएगा, है ना, हीनता को प्राप्त कर जाएगा, न्यून हो जाएगा। कैसे होगा, चलते आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इतरांग की बात आई। देखिए कितनी अच्छी भाषा में, इतनी अच्छी सरल, इतनी अच्छी शैली है, लेकिन इतनी बहुत अच्छी शैली है। कह रहे इतरांग अर्थात अपरांग व्यंग, इसका दूसरा नाम क्या है, इतरांग का अपरांग व्यंग। ठीक है, कह रहे जब कोई रस वस्तु या अलंकार रूप व्यंग्यार्थ रस वस्तु अथवा अलंकार रूप वाच्यार्थ की सिद्धि में सहायक होता है। किसकी सिद्धि में, या तो कोई रस या कोई वस्तु या अलंकार, रस वस्तु या अलंकार रूप, है ना, या व्यंग्यार्थ रस वस्तु अथवा अलंकार रूप किसकी सिद्धि में, व्यंग्यार्थ स्वरूप, है ना, व्यंग स्वरूप रस वस्तु या अलंकार वाच्यार्थ की सिद्धि में हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है, तो उसको क्या माना जाता है पंडित जी, उस स्थिति में उसको वाच्यार्थ में अधिक चमत्कारित्व आ जाता है। अरे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा था, है ना, जैसे कोई सामान्य मजदूर कोई अपना कार्य कर रहा है, लगा है अपना मेहनत मजदूरी करने से, वहीं आ गए एक लाल बत्ती वाले नेताजी आके रुके और वो बोले लाओ हम मेहनत कराते हैं। अरे देखो कितनी गर्मी मेहनत कर रहा है, हाईलाइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो मजदूर, वो लेबर हाईलाइट हो गया अभी, है ना, क्योंकि आकर के उसने उसकी उसमें मदद कर दी। जैसे आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कोई भी इधर उधर कहीं गाता हुआ दिखता है, कुछ करता हुआ दिखता है, तो लोग आकर के उसको, कोई भी इन्फ्लुएंसर आके उसको वीडियो बनाता है, उसका उसकी मदद करता है, वो हाईलाइट हो जाता है। ऐसा होता है ना, तो वैसे ही हाँ वाच्यार्थ वही है, वाच्यार्थ एक सामान्य व्यक्ति है,
है ना। तो व्यंग्यार्थ आकर के अपने रस या वस्तु या अलंकार के द्वारा उसकी थोड़ी सी हेल्प करता है, थोड़ी सी मदद करता है ना, ठीक है, तो वाच्यार्थ थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अधिक, उसके कारण से उसके रस वस्तु या अलंकार के कारण अधिक चमत्कारित्व आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है थोड़ा, है। मैं समझा गई क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कह रहे हैं उसमें उस स्थिति में उस वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ का भी बल जुड़ जाता है, अर्थात उसके जो इन्फ्लुएंसर है उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सब उसको देखते हैं, जब उसको देखते हैं सब लोग उसको जानते हैं, होता है नहीं होता है, तो वो लोग भी उससे जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अब अपने प्रकृति में आ जाओ। हाँ, समझने के लिए बताया था खाली उदाहरण, अपने प्रकृति में आ जाओ, क्योंकि उस स्थिति में वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ का भी सहायता लग जाती है, उसका भी जो भी रस वस्तु अलंकार से युक्त जो भी उसका महात्म्य था वो भी उससे जुड़ गया है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि व्यंग्यार्थ इतर अर्थात वाच्यार्थ का अंग हो जाता है। जो व्यंग्यार्थ है आपका, है, अलग से आकर के वो भी वाच्यार्थ की सहायता करने के कारण उसका अंग बन जाता है, क्योंकि अधिक चमत्कृत तो उसने ही किया, वाच्यार्थ में इतनी ताकत थोड़ी न थी जो इतना फेमस हो जाता वो। क्यों पंडित जी? है, व्यंग्यार्थ आया तो उसने धक्का लगाया, थोड़ा सा और हाईलाइट हो गया वो, नहीं जी है। हाँ, अंधेरे में खड़ा था वो, तो जाके उसने टॉर्च लगाई, लाइट जलाई तो हाईलाइट हो गया, बस इतना हुआ है। तो वो उसको प्रकाशित करने के प्रति वो भी अंग आपका व्यंग्यार्थ भी इतर तरीके से साइड से अंग बन गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इतरांग व्यंग कहा जाता है। इसका नाम क्या है? इतरांग व्यंग या अपरांग व्यंग कहा जाता है, इसी कारण से। बात समझ में आ गई? क्योंकि साइड से व्यंग इसकी मदद करता है। व्यंग्यार्थ जो है वाच्यार्थ का अंग जो बनता है वो साइड से बनता है, इतर से, अलग तरीके से, अपर अंग से, इसीलिए उसको अपरांग व्यंग या इतरांग व्यंग कहा है। ठीक है, बहुत है। बात क्लियर होगी सबको? जी बोलो। जी सर। अब उदाहरण बता रहे हैं उसका। तो ये अयम रसनोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दन नाभ्या उरुजघन स्पर्शी नीबी वस्त्रम सना करा। अब देखिए यहाँ क्या है, वास्तव में तो श्रृंगार की स्पष्ट प्रतीति हो रही है आपको। श्रृंगार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ ए पंडित, अरे बोलो महाराज। जी भैया। श्रृंगार की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है ना, ठीक है। लेकिन वह श्रृंगार किसका अंग बन के आ रहा है? किसका अंग है? किसी का अंग बना हुआ है ना, किसके कारण से आ रहा है? इतर इतर रस का अंग बना है। किसका अंग बना है? किसी रस का। कौन सा रस है? बोले करुण रस का। वही कह रहे हैं, अत्र यहाँ पर जो श्रृंगार है वो करुण रस से अंगम, करुण रस का अंग। बात समझ में आ गई, है ना। अर्थात वो है भूरिश्रवा नाम का एक पात्र है महाभारत का, उसका वध कर दिया गया है? उसकी पत्नी उसके हाथ को अपनी गोद में रख करके अपने अंक में भर के उस विलाप कर रही है ना, ठीक है। तो उसके अंग का स्मरण करते हुए कह रही है ये वही हाथ है ना। अयम सा रसनोत्कर्षी, वो उस रसना को खींचने वाला है, समझे? बोले उस रसना को खींचने वाला वही हाथ है। और बोले पीनस्तन विमर्दन है, उनका विमर्दन कर, स्तनों का विमर्दन करने वाला, नाभि का उरु जघन इत्यादि का स्पर्श करने वाला, नीभि को उसका विसर्जन करने वाला था तो उसको खोलने वाला, ये वही हाथ है। तो अब देखिए यद्यपि श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार किस में लिपटा हुआ है? किसकी सहायता है उसको? कौन धक्का दे रहा है उसको? है करुण। कोई इतर आकर के साइड, थर्ड पर्सन आकर के उसका मदद कर रहा है ना, है जी। इसीलिए उसको रसादी व्यंग, इतरांग व्यंग कहा जाता है। व्यंग की प्रतीति हो रही है हमें, ऐसा नहीं व्यंग की प्रतीति नहीं, लेकिन किसकी सहायता से? एक रस की सहायता से व्यंग, हाँ, इसीलिए उसको इतरांग व्यंग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई पंडित जी सबको? है वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वह भूरी श्रवा के हाथ का स्मरण श्रृंगार की अवस्था में उसके उपयोग को लेकर करती है, जिससे श्रृंगार रस की अभिव्यंजना होती है। किंतु यह कथन पति की मृत्यु वेला में किया जा रहा था। पत्नी के मन में प्रधान रूप से श्रृंगार न होकर के कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? कौन है उसके मन में इस समय? नायिका के मन में करुण, है ना। अरे उसका पति मर गया, सामने उसके उसका शव पड़ा है, रक्त से रंजित है उसका, तो उसको करुण रस की प्रतीति हो रही है कि नहीं? करुण रस उसके सामने है कि मन में? तो करुण रस ही भरा हुआ है ना।
जी करुण रस के माध्यम से आपको श्रृंगार का आस्वादन कराया। प्रधान रस तो यहाँ करुण ही है। मेन रस कौन है? जड़ में कौन रस है? करुण ही रस है। ऐसे में श्रृंगार की कहाँ आप कल्पना कर सकते हैं? लेकिन देखिए उस लेखक की कलम, उसको देखिए लेखनी को, तो उसने करुण की सहायता लेकर के भी श्रृंगार तक पहुंचा दिया आपको। है वही कह रहे हैं, यहाँ प्रधान रस कौन है? करुण रस है ना। मध्य में आया हुआ श्रृंगार रस करुण रस को उद्दीप्त कर रहा है। बस थोड़ा सा और धक्का लगा दिया उसने करुण रस पे, हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, और उसको नहीं कर दिया। जी जिससे क्या हो गया? श्रृंगार करुण का अंग बन गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किसका उदाहरण बन गया? इतरांग व्यंग। रंग व्यंग भूत करुण व्यंग। से अतिरिक्त है, श्रृंगार आकर के जुड़ गया। ठीक है, जी जी ठीक है पंडित जी। जी सर। ओम राम 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 राम। चलिए आगे क्या है? काक्वाक्षिप्त व्यंग है ना। कौन है? काक्वाक्षिप्त व्यंग। काकू मतलब किसको बोलते हैं? काकू मतलब जो बोलते हैं काकू जैसे मतलब कि जो व्यंग से मतलब कि जो मतलब कि वक्ता के द्वारा बोला जाए लेकिन उसे श्रोता के द्वारा अन्य अर्थ में। अरे काकू का मतलब क्या? काकू का पूछ रहा हूँ बस मैं। तो काकू का कहने मतलब की शैली, कौवा कहने की काकू का अर्थ है बोलने की शैली से। टेढ़ी मेढ़ी हाँ वाणी। बोलना है ना। काकू मतलब, हाँ सुनो तो, सुन लो। काकू मतलब जो आपका वर्किंग टोन है ना, वो बात करने का, बोलने का तो टोन है ना। कई बार टोन के कारण भी बोले काहे नहीं खाएंगे, अर्थात खाएंगे, है ना। अब यदि वाक्य देखो, लिख दो उसको, यदि कॉपी पे लिख दिया जाए है काहे नहीं खाएंगे, तो वो अलग अर्थ निकलेगा है। और यदि बोला जाए काहे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, तब नहीं खाएंगे मतलब खाएंगे, उसके टोन से ही अलग अर्थ निकल रहा है ना, उसका निकल रहा है ना। जी तो नहीं जाएंगे, आप क्या चाहते हैं? ना जाएं, ना जाएं को अर्थात वक्रोक्त जाएंगे कह सकते हैं। है। ठीक है, अर्थात काकू को उसके वक्रोक्त भी बोलने कह का सकते हैं। अभी, है जी। जी पौधे काकू को वक्रोक्त भी कह सकते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में कहना। हाँ, सिमिलरिटी के अनुसार आप बोल सकते हैं, उसको व्यवहारित हो सकता है, हो सकता है। अभी आप पढ़ेंगे आगे तो और क्लियर होगा, आपको उदाहरण देखेंगे जब, है ना। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काकाक्षिप्त व्यंग्य, कि जहाँ काकू के कारण, वही कह रहे हैं, व्यंग्यार्थ किसी पद की, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी उच्चारण संबंधी विकृति, देखो आगे ना बात, उच्चारण संबंधी ध्वनि विकृति से निकलता, अर्थात व्यंग्यार्थ को किसके द्वारा निकाला जाए? हमारे बोलने के टोन से। हमने टोन चेंज किया तो आपको व्यंग्यार्थ की प्रतीति हुई। समझ में आ रही बात ना? क्या वो ऐसा नहीं करेगा? अर्थात करेगा। क्या मैं ऐसा ना करूं? अर्थात करूं, है ना। लेकिन उस व्यंग्यार्थ से कह रहे हैं, उस व्यंग्यार्थ के प्रभाव से वाच्यार्थ के सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसको किस नाम से जाना जाता है पंडित जी? काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, अर्थात काकू के द्वारा, देखो बता रहे ना, उच्चारण संबंधी ध्वनि की विकृति से उसको आक्षिप्त किया जा रहा है, अर्थात वह उससे प्रभावित हो रहा है। जो व्यंग्य है, व्यंग्य की प्रतीति किससे हो रही है? उस वाच्यार्थ में व्यंग्य की प्रतीति किसके कारण हो रही है? वास्तव में तो वाच्यार्थ है, एक मुख्यार्थ वाच्यार्थ ही है ना। उस वाच्यार्थ में आपको व्यंग्यार्थ की प्रतीति किससे हो रही है? कौन करा रहा है आपको व्यंग्यार्थ की प्रतीति? पंडित जी है, उस काकू के कारण। काकू के कारण ही आपको उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है ना। इसीलिए उसको क्या कहा गया? काकू से आक्षिप्त व्यंग्य। समझ में आ गई बात? जी सर। क्लियर है ना? जी महोदय। क्योंकि प्रधानता आपके वाच्यार्थ की, इसीलिए वो गुणीभूत व्यंग्य का अंग है ना। व्यंग्य थोड़ा गौण है, बस खाली प्रतीति कराई जा रही है। तो क्या कह रहे हैं? तो भीम कह रहे हैं ना, तब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज ने दुर्योधन से संधि करने की बात कर ली है ना, संधि प्रस्ताव आया हुआ है, और महाराज कृष्ण जा रहे हैं संधि को लेकर के। संधि का वो लेकर गए थे ना भगवान कृष्ण, कि 5 गांव दे दो और संधि कर लो, है। बोले यार, जी 2 राज्य यदि आधा दोष में भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, ऐसा करके है ना वो रश्मि रथी फेवरेट कविता है। तो उसमें
वही संदेशा लेके जा रहे हैं, तो भीम इससे कुपित हो रहा है ना। भीम उससे क्रोधित हो रहे हैं। भीम क्या कह रहे हैं अपने उनसे, अनुज से, सहदेव से या किसी नकुल इत्यादि से, क्या कह रहे हैं? बोले मत नामी, बोले जैसे ये लेके जा रहे हैं, महाराज ने संधि के लिए कह दिया है, अब बताइए क्या किया जाए, हैं? आप बताइए। मत नामी कौरव शतम समरे न कोपात दुशासनस्य रुधिरम न पिबाम्युत संचूर्णयामि गदया न सुयोधनरु है संधिम करोतु भवता नृपति पणेन। अत्र तो आपको पहले श्लोक समझ में आया, दोबारा सुन लीजिए। मत्नामि कौरव शतम समरे न कोपात दुशासनस्य रुधिरम न पिबामि होता पुरस्तः, अरे उसके उसने ये संकल्प लिया था ना कि उसकी छाती फाड़ के उसका लहू पीऊंगा, मैं लहू पीऊंगा, है? और पांचाली के केश का उसके अभिषेक करूंगा, उसके केशों को धोऊंगा मैं, ये उसका प्रण था ना दुशासन को, जी सर। है? और जो वो था, क्या बोलते हैं उसका, दुर्योधन, ये दुर्योधन की जंघा तोड़ने के लिए बोले, उसने ये कह दिया ना, आओ पंचाली जंघा पर बैठने के लिए कहा था ना उसको, तो उन्होंने क्या प्रण लिया था ना वही सभा में कि तेरी यही जंघा तोड़ूंगा मैं गदा से, अपनी से, है? समचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु। अब देखिए, सब में आप प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए, सब में क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए। वेणी संहार से है ये, है ना। उन्होंने कहा, आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। जी सर आ रही है। कह रहे आपके जो राजा है भवताम नृपति, आपके जो राजा है, महाराज है कौन? दुर्योधन, वो युधिष्ठिर जी महाराज। उन्होंने क्या कह दिया? संधिम करो तो भवताम नृपति पड़े ना। आपके जो महाराज हैं भवताम नृपति, राजा क्या कर रहे हैं पंडित जी? पढ़िए ना, अर्थात उनके बदले में उनके इंद्रप्रस्थ आदि हमें 5 गांव दे दिए जाएं, इन 5 गांव को हम लेकर के और आपसे क्या कर लेंगे? संधि कर लेंगे, हैं? संधि। संधिम करो तो संधि का विधान करने की चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए, उनकी संधि कर लेने के बाद यदि वो संधि कर लेंगे तो क्या मैं समरे कोपात कौरव शतम न मतनामि, क्या मैं इस युद्ध में, समर मतलब युद्ध में, सैकड़ों जो 100 कौरव है उनको नहीं मार पाऊंगा? क्या उनका वध नहीं करूंगा? अर्थात अवश्य करूंगा, है ना। ये व्यंग्यार्थ है। तो प्रश्न रूप में कहा जा रहा है उनसे, क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा? युद्ध में अब सैकड़ों कौरव जो मैं मारने वाला था, जो मैंने प्रण लिया था कि इनके 100 के, तो मारा उन्होंने मारा है सारे कौरवों। किसी और अन्य पांडवों ने भीम के अतिरिक्त 100 के 100 कौरव उन्हीं से मारे गए, 100 के 100 भाई पूरे। जब क्या मैं उनका नाश नहीं करूंगा? आगे कहने दुशासन से रुधिरम ना भी मांगे होता है, म्यूट कर लो। क्या मैं दुशासन उरस्ता मतलब वक्षस्थल से, उनकी छाती से फाड़ करके रुधिर नहीं पीऊंगा? रुधिरपान नहीं करूंगा क्या? है? अच्छा। समचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु, क्या मैं सुयोधन अर्थात उसका दुर्योधन की उरु अर्थात जंघा को तोड़ करके गदा से नहीं तोड़ूंगा उसको? क्यों जी? आवाज आ रही मेरी? जी सर। तो बात समझ में आ गई ना? जी जी। तो अब यहाँ देखिए, तो वॉकिंग उनके बोलने के टोन जो है, उस टोन के कारण ही ये सारी अर्थ चेंज हो रहा है ना। न पे जब जोर दिया जा रहा है, न मतनामि न पिबामि रुधिरम, है न गदया संचूर्णयामि, न पे जोर दिया जा रहा है ना बार बार। जी सर। तो इससे अर्थ बदल जाएगा ना भी, कि नहीं मारूंगा अर्थात मारूंगा, अवश्य मारूंगा, है ना। रुधिरम न पिबामि ऐसा नहीं है, पीऊंगा, है ना। गदया समचूर्णयामि इति न अवश्य समचूर्णयामि, है वही बात है। अब पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, स्ववचन विरोध है, भीम ने शब्द वैशिष्ट पर ध्यान देना होगा। भीम के शब्द वैशिष्ट पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्होंने सिर को हिलाते हुए न शब्द पर कुछ जोर दिया है, जिससे एक और न शब्द की उपस्थिति हो जाती है। अर्थात एक ना दूसरे ना को उठा ला रहा है अपने आप से, है ना। प्रत्येक वाक्य में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तब आप उसका अर्थ कर पाएंगे। देखिए, है ना। बोले मत नामि कौरव शतम समरे न को बात इति न, ऐसा नहीं है।
दुशासनस्य रुधिरम न पिबामि उरस्तः इति न अवश्यम पिबामि। समझ में आ रही बात ना? तब जाकर यह अर्थ होगा कि समरे कोपात औरवशतम न मतनामि इति न अर्थात अवश्यमेव मतनामि। इसी प्रकार दुशासनस्य उरस्तः रुधिरम न पिबामि इति न अर्थात अवश्यमेव पिबामि, है ना? सुयोधनोरुः गदया न संचूर्णयामि इति न अथवा अर्थात अवश्यमेव संचूर्णयामि। समझ में आ गई बात? जी भैया। वही कह रहे हैं, गदया सुयोधनोरुः न संचूर्णयामि इति न अर्थात अवश्यमेव संचूर्णयामि। इसमें क्या हो रहा है पंडित जी? कह रहे काकू से आक्षिप्त होकर, काकू के द्वारा आक्षिप्त होकर के व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है ना? बताओ नहीं हो रही है क्या? जी हो रही है, हो रही है। हो रही है सर। ठीक है ना? तो समझ में आ गया सात्विक क्षिप्त व्यंग्य। आगे चलिए, वाच्य सिद्धि व्यंग्य की बात आ जाती है। कह रहे हैं जहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की सिद्धि में अंग बन जाए। किसकी सिद्धि में पंडित जी? वाच्यार्थ की सिद्धि में व्यंग्यार्थ का पूरी तरह से अंग बन जाए, वहां क्या कहा जाएगा उसको? वाच्य सिद्धि अंग। वाच्य सिद्धि अंग व्यंग्य नामक काव्य भेद के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है सर। जी भैया। क्या कह रहे हैं? पढ़िए, एक आध श्लोक वगैरह आप भी पढ़िया करिए, पढ़िए। बोलो भाई, पढ़ो। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? नहीं दिखाई पड़ पढ़ो, भैया आ रही है सर। तो पढ़ो बेटा। दीपयन रोदसी, ये पढ़ो। रंध्रमेश ज्वलते सर्वथा, पढ़ो उसको। अरे पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगा जी? ये झिझक खत्म करनी है ना? रंध्रमेश ज्वलति सर्वतः प्रतापस्तु राजेंद्र वैरी वंश दवानल। बस अब म्यूट कर लो। देखिए, कोई मतलब राज्याश्रित कोई कवि हैं, वो किसी राजा के विषय में वर्णन कर रहे हैं, राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? कोई कह रहा है प्रस्तुत पद्य में राजा की प्रशंसा की गई है। क्या कह रहे हैं कि दीपयन रोदसी रंध्रमेश ज्वलति सर्वतः। रोदसी इत्युक्ते पुराने लोगों में बताएगा कोई रोदसी शब्द का अर्थ क्या है? रोदसी शब्द का अर्थ बताएगा कोई पंडित? रोने से क्या? पुराने लोगों में, आप पुराने लोगों में बोलो। रोने से पृथ्वी और आकाश। हाँ देव। देखो, रोदसी जहाँ पे भी आए आपको, है ना, ये ज्यादातर आपको वैदिक सूक्तों में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? वैदिक सूक्तों में, है ना? अग्नि सूक्त में आए। ठीक है, ज्यादातर सूक्तों में वैदिकों में आपको दिखाई देगा। जहाँ सृष्टि का वर्णन किया जाएगा उनमें तो आपको विशेष रूप से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो रोदसी के विषय में जहां भी बात आए आपको, तो आपको याद क्या रखना है? द्युलोक यानी द्यावा पृथ्वी, है ना? द्यावा और पृथ्वी, है ना? द्युलोक और पृथ्वी लोक, है ना? ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है। आकाश मतलब वही द्युलोक और पृथ्वी दोनों के विषय में बात है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। तो किसको बोले? रोदसी दीपयन। रोदसी यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक को क्या करता हुआ? दीप्त करता हुआ, अर्थात क्या करता हुआ? प्रकाशित करता हुआ है। किसको प्रकाशित? एक एक शब्द का अर्थ समझते जाइए पंडित जी। हैं? हे राजेंद्र, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आपका जो ये तेज है प्रताप, तब आपका जो प्रताप है, कैसा प्रताप है वो? कैसा प्रताप है जो कि आकाश लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित कर रहा है? कैसा है वो प्रताप? है कैसा है प्रताप वह? तो बता रहे, क्या कह रहे हैं? बोले वैरिण वैरी वंश दवानल, जो वैरी अर्थात शत्रुओं के जो वंश हैं, है ना? दवानल, दवानल का मतलब जानते हैं पंडित जी?
जी भैया क्या? जंगल में वन जो आग के लगती लिए। है ना, जंगल हैं? में जो आग लगती है दवानल बोला, हाँ जंगल अग्नि के है ना, लिए। जंगल वाली अग्नि जो होती है ना, जंगल की अग्नि जो होती है, ठीक है, हाँ वनाग्नि जिसको बोलते हैं नहीं। तो आपका ये जो वनाग्नि स्वरूप जो प्रताप है ना, तव प्रताप दवानल स्वरूप तव प्रताप, ये क्या कर रहा है, वैरियों के जो वंश है ना, जैसे वो दवानल वंशों को जलाता है ना, बांस को, बांस का जो झुंड होता है उसको चटर चटर करके जला देता है ना एकदम वैसे, है ना, यानी वंश को जैसे जला देता है, उसी प्रकार से जो आपका तेज है ना, तव प्रताप, ये जो वैरी वंश है, वैरियों के जो उनके जो कुल है ना, वंश का मतलब एक वही तो होता है ना, कुल उनका, तो कुल परंपरा है उनका, उनका यह क्या क्या है, उनको नाश करता हुआ कैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं आगे, आगे क्या कह रहे हैं पंडित जी, तब प्रताप, आपका जो प्रताप है ये क्या कर रहा है, द्यावा पृथिव्यो, अर्थात ये जो आपके रोदसी अर्थात आकाश और पृथ्वी लोक में आपका जो तेज है रंध्रमेश जलति सर्वतः, है सर्वतः यानी सभी और क्या होता हुआ, प्रज्वलित होता हुआ दिखलाई दे रहा है ना, बात समझ में आ गई। अर्थात आपके शत्रुओं के वंश को समाप्त कर देने वाला है आपका ये जो दावानल स्वरूप प्रताप है, ये द्यूलोक और पृथ्वी लोक में अर्थात आकाश में और पृथ्वी में प्रकाशित होता हुआ सभी ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जी चलिए, मतलब सभी ओर प्रकाशित हो रहा है ऐसा वो कह रहे हैं, प्रताप तब है ना, दीपयन सर्वता, आपका जो प्रताप है सभी ओर दिखलाई दे रहा है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, वही वंश का अर्थ शत्रुकुल है, वंश पद नाना अर्थक है, वंश पद के अनेक अर्थ है कि नहीं है, अरे कुल है, बांस, अपने पढ़ाई है ना, दोनों समान होने कर तो ही गए, एक से अधिक अर्थ होने की अर्थ हो गए ना, तो एक तो कुल अर्थ में और एक बांस अर्थ में है, दोनों का समान रूप से यहाँ वंश शब्द दोनों का वाचक है, कहना वही वंशा, यहाँ पर केवल जो वही वंश शब्द प्रयोग किया गया वो बांस के लिए प्रयोग नहीं किया गया, तो किसके लिए किया गया, यहाँ पे शत्रुकुल के लिए किया गया है ना, बोलो, जी है क्या किया गया, बोलो भैया पंडित जी। बांस के वही लिए कह रहे, देखो यहाँ पर वंश में, यहाँ जो वंश शब्द है, वंश में बांस का आरोप जो किया गया है ना, आरोप किया गया, किंतु यह आरोप अंत में वाच्यार्थ भूत प्रताप और दावानल के अभेद आरोप की सिद्धि का अंग बन जाता है। अर्थात आपका जो ये वंश शब्द है, यदि वैरी वंश शब्द में बांस की हम कल्पना कर लें, है ना, वास्तव में उसका विधेय अर्थ हुआ है, यदि वंश के उसकी जगह परंपरा की जगह, वंश परंपरा की जगह हम इसमें बांस की कल्पना कर लें, बांस का जो अभेद आरोप किया है ना, यदि उसका हम कल्पना कर लें तो वाच्यार्थ भूत जो आपके प्रताप कि उस राजा का तव प्रताप, या आपका जो प्रकाश है, तेज है, क्या वो बांस में तेज रह सकता है? या दावानल के कारण, दावानल के जो आरोप किया गया उन पे, प्रताप और दावानल के अभेद आरोपों की सिद्धि के लिए आप उसको किस अर्थ में ले जाते हैं पंडित जी, कुल अर्थ में ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं उसको, बोलिए। जी भैया, आपने क्या कहा था कि आपका जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ की सिद्धि में यदि अंग बनेगा तो आपका वाच्य सिद्धि अंग होगा, जो व्यंग्यार्थ है यदि वह वाच्यार्थ की सिद्धि में अंग बनता है तो आपका वाच्य सिद्धि अंग होगा, है। तो व्यंग्यार्थ क्या था आपका, क्या व्यंग्यार्थ है यहाँ पे देखो, है, अरे बोलो बेटा, अरे वही रिवंश शब्द में कोई व्यंग्यार्थ दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाली पंक्ति में देखो, दिखाई दे रहा है, जी क्या, शत्रुओं को नाश। अरे वैरी वंश शब्द जो है वो व्यंग्यार्थ से यदि प्रतीति की जाए उसकी व्यंग्यार्थ में, तो वह किसको द्योतित करता है, कुल अर्थ को द्योतित करता है ना, अभिधेय अर्थ तो वही है उसका, है, वो तो अभेद आरोप की हो ही है, लेकिन वहां व्यंग्यार्थ जो वंश शब्द है, कुल अर्थ जो लिया जा रहा है व्यंग्यार्थ, वो वाच्यार्थ की सिद्धि में, अर्थात ये प्रताप और ये दावानल इत्यादि जो वाच्यार्थ है उनकी सिद्धि में अभी वो अंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ क्यों जी, जी बन रहा है, जी भैया बन रहा है बन ना, रहा है। इसी को व्यंग्यार्थ, इसी को वाच्य सिद्धि अंग व्यंग कहते हैं, समझ में आ गई बात। जी और वैरी वंश
व्यंग्यार्थ बन रहा है है सर, वैरी वंश व्यंग्यार्थ बन रहा है। हाँ, उसकी सिद्धि में समझे। अभिधेय अर्थ जो आपका प्रताप दावानल इत्यादि शब्द है इनकी सिद्धि में। ठीक है, जी सर। ठीक है। जी महोदय। अर्थात उस कुल में उस बांस का आरोप कर लेना क्या है, ये व्यंग्य है पंडित जी। और वह किसके अंग बन रहा है, किसके प्रति, आपके प्रताप और दावानल, इन दोनों के प्रति ये जो वाच्यार्थ है इनकी सिद्धि के प्रति अंग बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। जी सर। ठीक है पंडित जी, चले आगे। जी जी आगे क्या है, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य आता है, उसके बाद ये आता है ना। जी यही। क्या कह रहे हैं, सन जहां पर वाच्य सौंदर्य के कारण व्यंग्यार्थ की प्रधानता कैसी हो जाती है पंडित जी, संदेह में आ जाती है। मतलब आपका जो वाच्यार्थ है वो इतना प्रस्फुटित होता है, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आपका जो व्यंग्यार्थ है वो संदेह में आ जाता है, अच्छा इसमें व्यंग्यार्थ है भी कि नहीं है। समझ आ रही बात, संशय में चला जाता है एकदम। समझ आई बात। जी तो क्या कह रहे हैं, हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या। नहीं भैया। क्या कह रहे हैं, देखिए, हरस्तु किंचित परिवृतैः धैर्यश्चंद्रोदयारंभ इवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनी। उन्होंने क्या कर लिया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। ठीक है, मतलब उनको मतलब जो लोचन है, उनके नेत्र हैं, उनको कार्य में लगा दिया। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, बोले उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे, बिंब फल के सदृश जिनके ओठ हैं, ऐसे ओठ वाली भगवती उमा के मुख को देखने के लिए। व्यापार या मास विलोचनानी, कौन कौन कर सकता है इतनी हिम्मत है, कौन कर सकता है इतनी हिम्मत जी, कौन है ऐसा। हर हर है शिव, हर तो किंचित परिवृत परिवृत्त धैर्य, है ना। जब उनका क्या हो गया, धैर्य उनका जब परिवृत्त हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो गया, बोले चंद्रोदय आरंभ इवाम्बु राशि, जैसे अंबु राशि यानी समुद्र में चंद्रोदय होने पर, देखिए जल का चंद्रमा से बहुत बड़ा कनेक्शन है, समझे, जल का चंद्रमा से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ज्वार भाटा या जो भी आता है ना, इस पर रिसर्च हुई है, इस पर रिसर्च हुई है। ज्वार भाटा या कुछ भी आता है, चंद्रमा में जब हरकत होती है ना, तभी वहां पे भी समुद्र में हरकत होती है, कोई भी, है ना। तो जल का बहुत बड़ा कनेक्शन है चंद्र से। तो वही कह रहे, चंद्रोदय आरंभ युवाम्बु राशि, बोले जिस प्रकार से चंद्रोदय होने पर अंबु राशि यानी समुद्र में हलचल होती है ना, उसमें जैसे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं इत्यादि, जो होता है, जो भी कुछ होता है, उसी प्रकार से भगवती उमा के बिंब फल के सदृश सदृश अधरोष्ट रूपी अधरोष्ट वाले मुख को देख करके भगवान जो हर है, शिव है ना, उनका क्या हो गया, तो धैर्य था वो परिवृत्त हो गया, अर्थात कुछ समय के लिए नष्ट हो गया है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने, बोले विलोचनानी व्यापारयामास, पुत्र व्यापारयामास, बोले उमा मुखे, हैं, अपने जो नेत्र है, नेत्रत्र है, उनको कहाँ लगा दिया, काम पे कहाँ लगा दिया, उनके मुख को देखने में, देखने के लिए। समझ गए बात। ठीक, अब व्यंग्यार्थ क्या है इसमें, व्यंग्यार्थ क्या, वही बता रहे, प्रस्तुत पद्य में शिव का पार्वती विषय चुंबनाभिलाष व्यंग्य है ना। ठीक है, इत्यादो विलोचन व्यापार चुंबनाभिलाषयो प्राधान्य। लेकिन वो इतनी जो दो पात्र हैं जिनकी चर्चा की गई है, वहां ये संदेह में आ जाती है चीजें, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं। बताओ, है वाच्यार्थ से क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वो संदेह में आ जाता है। व्यंग्य संदेह में आया नहीं आया, इसलिए संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य कहा जाता है उसको। ठीक है ना, जी ये भी सर। व्यंग्य प्राधान्य है, वहां चर्चा ऐसी चल रही है,
मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है, लेकिन वाच्य इतना उत्कृष्ट हो गया है वाच्यार्थ कि आप व्यंग्यार्थ को संदेह में ले आते हैं। अरे ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? समझ में आई बात? जी जी सर। बात क्लियर होगी सबको ना? जी मतलब आप ये निश्चय नहीं कर पाते इसमें कि वाच्यार्थ प्राधान्य है या व्यंग्यार्थ प्राधान्य है ना? वाच्य इतना अच्छा कर दिया जाता है कि आपको व्यंग्यार्थ में संदेह होने लग जाता है। और जब आप ये व्यंग्यार्थ सुन लेते एक बार, क्योंकि देखो हम लोग जब तक सुनते नहीं तब तक समझते भी नहीं, जब सुन लेते एक बार तो आपको फिर व्यंग्यार्थ के वाच्यार्थ के विषय में संदेह होने लग जाता है। क्या ये नहीं होगा, यही होगा, यही कारण रहा होगा जो उन्होंने इतना व्यापार या मास विलोचना नहीं किया है? चुम्बनाभिलाष होगी इसीलिए उन्होंने व्यापार या मास विलोचना नहीं उमामुखे किया है। तो आप फिर वाच्यार्थ पे संदेह करने लग जाते हैं, नहीं? ठीक है, जी आगे चलिए। तुल्य प्राधान्य व्यंग्य। अब देखिए आपका जो प्रश्न था ना, किसी का प्रश्न था, क्या था कि भैया ये उदाहरण बताइए जहां पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों समान हो, है? आ गया वो स्थल, देखिए तुल्य प्राधान्य व्यंग्य। वही कह रहे हैं, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का चमत्कार समान हो तब तुल्य प्राधान्य व्यंग्य होता है। उसको किसकी श्रेणी में रखता है पंडित? गुणीभूत व्यंग्य काव्य की श्रेणी में। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। आ रही है सर। चलिए अब देखिए, पढ़िए आप। किसने प्रश्न किया था? किसी ने किया था ना प्रश्न ये वाला? जी। पढ़िए पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए श्लोक को। ब्राह्मणाक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्नश्च वो मित्रम अन्यथा दुर्मनायते। नाटक एक महावीर चरितम है, महावीर चरित है ना? ये किसके प्रति? रावण के प्रति भगवान परशुराम कह रहे हैं, मतलब उनका एक संदेश है। ठीक है, उनका एक संदेश है उसके प्रति, रावण के प्रति। ठीक, क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणातिक्रम त्याग भवतामेव। ये ब्राह्मणों के जो अतिक्रम है, अतिक्रम मतलब उनका जो पराभव हो रहा है, ये जो है ना, उनका जो उल्लंघन हो रहा है, ब्राह्मणों का जो उल्लंघन है, ये उसका जो त्याग है, अतिक्रम का जो त्याग, वो अतिक्रमण जो करते हैं उस अतिक्रमण का जो त्याग है, उसकी जो हानि है, वो भवतामेव करते, वो आपके लिए है पंडित जी, है ना? अर्थात भवतामेव, रावण कौन है? रावण कौन है? ब्राह्मण है एक सर। राक्षस है। अरे एक मतलब वैसे तो एक राक्षस है ना, स्वभावे न तो एक वैसे है ब्राह्मण, लेकिन एक स्वभाव से तो राक्षस है ना, वो कर्म से, और वैसे तो राक्षस है ना, है? वही कह रहा है, आपके लिए है, आपके उत्कर्ष के लिए, आप राक्षसों के उत्कर्ष के लिए है, जो उनके अतिक्रम का त्याग हो रहा है। आप बढ़ लो, ठीक है ना? समझ में बात? भूति मतलब आपके ऐश्वर्य, भूत ये मतलब ऐश्वर्य, या ऐश्वर्य के लिए, कल्याण के लिए, है ना? आपके लिए ही है। अन्यथा, अन्यथा क्या होगा पंडित जी? आगे क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में? आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, आ रही है सर। पढ़ो आगे, क्या अगली पंक्ति पढ़ो। जामदग्नस्य यो मित्रम जो मित्र, अन्यथा दुर्मनायते। आपका जो जामदग्नि मित्र है ना, अन्यथा दुर्मनायते, दुर्मनायते इत्युक्ते दुर्मनाइव आचरति, अर्थात हम दोनों अलग हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे पंडित जी महाराज, है? मित्र के जैसा फिर व्यवहार नहीं रहेगा हमारा। चलिए देखते हैं क्या बात की गई। तो परशुराम की उक्ति से यह व्यंग्यार्थ निकल कर आ रहा है कि यदि आप ब्राह्मण का अपमान करते हैं, यदि आप ब्राह्मणों का अतिक्रमण करते हैं, तो यह परशुराम शीघ्र ही राक्षस वंश का सर्वनाश, वही कह रहा था ना, राक्षस की वो देखिए है ना, उससे भगवताम से राक्षस को ही निकालिए, है ना? क्योंकि अभी ब्राह्मण है तो उसको क्यों ना मारेंगे वह, उसकी दृष्टि से नहीं, दूसरी दृष्टि से लेकर के देख रहे हैं उसको। बोले यदि तुम राक्षस लोग मिलकर के यदि हम हमारा अपमान करोगे या उनको अतिक्रांत करोगे, उनको
हैं, उनको परेशान करोगे, उनका अतिक्रम करोगे, मतलब उसको त्याग दो। ब्राह्मण अतिक्रम त्याग भवतामेव भूत, आपकी भूति के लिए अर्थात आपके ऐश्वर्य के लिए ही है ये, कि आप ये ब्राह्मणों के अतिक्रम का त्याग कर दीजिए। समझ रहे हैं पंडित जी? नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका ये जो मित्र आपका ये जो मित्र जामदग्नि है परशुराम, दुर्मनायते, और ये दुर्मनायते, तो फिर आप पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ थे आप थे भी कि नहीं कभी, है? वही बात है। तो व्यंग्यार्थ तो यही है, ऐसे है ना, सर्वनाश कर देगा। जैसे व्यंग्यार्थ की चमत्कार की अपेक्षा पद्य के वाच्यार्थ का, अर्थात परशुराम की मित्रता निभाने से राक्षस वंश का कल्याण है। मतलब मैं जब तक मित्रता निभा रहा हूँ, अब इसका वाच्यार्थ देख लीजिए आप, ये तो व्यंग्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ करें, जब तक मैं ये आपका जो यो मित्र जामदग्न्यः जब तक आपसे मित्रता निभा रहा है तब तक आपका कल्याण हो रहा है, ठीक है, आपके ऐश्वर्य के लिए, है ना। और आपका भवताम भूत, आपकी भूति यानी ऐश्वर्य भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही देखिए, आपका जो वाच्यार्थ है वो भी और आपका जो व्यंग्यार्थ है वो भी, दोनों बराबर दिख रहे हैं ना इसमें, क्यों जी? जी जी महोदय। मतलब आपका मैं हितैषी हूँ, आप मेरी मित्रता के कारण आपका ऐश्वर्य बढ़ रहा है, तो आपका वाच्यार्थ है। और यदि आपने कुछ गलत किया, यदि आप थोड़ा सा व्यतिक्रम करते हो तो आपको साफ कर दिया जाएगा, ये क्या है? ये व्यंग्यार्थ की प्रतीति है। तो दोनों का तुल्य बल है कि नहीं? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों का है कि नहीं? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का समान चमत्कृति है दोनों में। यही क्या हो गया आपका, किसका उदाहरण बन जाएगा पंडित जी? तुल्य प्रधान, तुल्यता का, है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से पूछा ये जा सकता है कि इस उसमें जो तुल्य प्राधान्य व्यंग्य है, इसमें क्या वो क्या है, इसमें व्यंग्य क्या है? तो ऐसा करके आप, क्योंकि प्रश्न पुस्तक से ही पूछे जाते हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाता है ना। तो कि आपके ये जो परशुराम है जामदग्नि, आपके राक्षस कुलों का समाप्त नाश कर देगा, यही व्यंग्य है इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी। और स्फुट व्यंग्य की बात आती है, बोले जहां पर व्यंग्य क्या ना हो, स्फुटित प्रतीति ना हो उसकी, तो वहां भी आपका गुणीभूत व्यंग्य होगा, है ना, जहाँ स्पष्टता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, व्यंग्य की स्पष्ट प्रतीति नहीं होगी, तो क्या कह रहे हैं, संधौ सर्वस्व हरणम। पढ़िए 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 जल्दी, फटाफट से पूरा करना है इसको, जल्दी पढ़ दीजिए। बोलो, पढ़ो जी बेटा, जी। पढ़ो फटाफट से। संधौ सर्वस्व हरणम विग्रहे च पाणि निग्रह अल्लावदीन नृपतौ न संधिर न च विग्रह। क्या बात है, मतलब ये देखिए दुष्ट राजा के विषय में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसी के विषय में कहा गया है। बोले अलाउद्दीन खिलजी राजा है, ये कैसा है, ये थोड़ा दुष्ट है, इसके साथ ना तो संधि अच्छी और ना ही इसके साथ विग्रह अच्छा है। क्यों? बोले यदि संधि करते तो सर्वस्व हरणम, यदि आप संधि करोगे तो आपसे सब कुछ छीन ले जाएगा, ये जो अच्छा लेगा वो ले जाएगा, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और विग्रह करते तो प्राण निग्रह, और यदि आप इसके साथ द्वेष करते हैं, यदि युद्ध करते हैं तो आपको प्राण दंड देगा ये, है, समझ आई बात? जी। है ना, तो कह रहे हैं अत्र अलाउद्दीन आख्ये नृपतौ दान सामादि अंतरेण नान्य प्रशमोपाय है। यहाँ पर अलाउद्दीन को शांत करने का उपाय दान और साम के अतिरिक्त और कोई नहीं है। साम और दान के अतिरिक्त, साम और दाम, ये दाम यानी पैसा, धन के अतिरिक्त उसको इसी से रोका जा सकता है, उसी से उसको शांत किया जा सकता है, इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ना। ठीक है, अब ये देखो, हम इससे पता पड़ा आपको ये बात, यदि ये पंक्ति न पढ़ी जाए तो आपको पता पड़ रहा है कि ये निकल रहा है इससे, अब पता पड़ जाएगा देखो, क्योंकि देखिए संधि की बात हो गई और विग्रह की बात हो गई। 4 उपाय होते हैं ना राजा के पास, कौन से? साम दाम भेद और दंड। तो दंड का मतलब विग्रह हो गया, युद्ध कर लीजिए आप, है कि क्या जी, है, और भेद का मतलब कि संधि कर लीजिए आप उससे, है ना। तो उनसे अतिरिक्त कौन उपाय है? बोले या तो साम है या फिर दाम है, यही 2 रोक सकते हैं, बाकी 2 तो उसको रोक ही नहीं सकते, है ना। तो ये व्यंग्यार्थ आपको निकल रहा था क्या, पंक्ति पढ़ के निकल रहा था ये, श्लोक पढ़ने के बाद में कि साम दाम से उसको रोका जा सकता है, ये निकल रहा था क्या, बताओ।
नहीं। नहीं अभी महोदय। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये कह रहे हैं व्यंग्यम व्युत्पन्ना नाम अपनी झट इति अस्फुटम। तो व्युत्पन्न बुद्धि वाले लोग है ना, परिपक्व बुद्धि वाले लोग, वो भी इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकते जल्दी, तुरंत एक ही क्षण में नहीं समझ पाएंगे, वो जब विचार करेंगे तब वो उसको समझ पाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा है, अस्फुट व्यंग्य कहा है, क्योंकि स्फुटित नहीं होता व्यंग्य इसमें ना, जैसे और जगह स्फुटित होता जा रहा था, नहीं हो रहा है, क्यों जी? जी। चलिए आगे अगूढ़ व्यंग्य की बात आती है, जहां व्यंग्य कैसा हो जाता है पंडित जी, कभी कभी किसी काव्य में व्यंग्यार्थ अगूढ़ अर्थात त्वरित रूप में व्यक्त हो जाता है, मतलब झटिति भी है ना, समझ में बात? तो वही कह रहे हैं, अर्थात वाच्यार्थ की प्रतीति होते ही व्यंग्यार्थ की अगूढ़ रीति से प्रतीति हो जाना व्यंग्यार्थ के चमत्कार को न्यून करने में कारण हो जाता है। यही क्या किसको पंडित जी, व्यंग्यार्थ की चमत्कृति को, क्योंकि ज्यादा मतलब काफी समय तक आपके दिमाग में व्यंग्यार्थ ही रहना चाहिए, समझ रहे ना, ठीक है, तो इसीलिए उसको अगूढ़ व्यंग्य की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या कह रहे हैं, समझ में आया? जी महोदय। हम्म। बताइए क्या है, पढ़िए पढ़िए बड़े पढ़ से। अनेन लोक गुरुणा सताम धर्मोपदेशिना अहम व्रतवती स्वैर मुक्तेन किमतः परम। माता है परम। अब देखिए यहाँ यद्यपि व्यंग है, लेकिन वाच्यार्थ तुरंत कूद पड़ा मैदान में, तो आपको व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी अच्छी नहीं होगी, वो गूढ़ हो जाएगा, अगूढ़ हो, है ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिर अनेन लोक गुरुणा, ये जो लोक गुरु आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इतने महान बने बैठे हैं ये जगत गुरु है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है ना, वो लिखा नहीं जी, तो ये रहा शाक्य मुनि, तो ये शाक्य मुनि है, उन्होंने क्या किया है, किसी स्त्री के साथ, जो नीचे स्त्री नीचे जाति की थी उसके साथ उन्होंने बलात् कुकृत्य किया है, तो उसी के उपभोग किया उसका, ठीक है। तो उसी वही कह रही है इसी बात को कि अनेन लोक गुरुणा सदाम धर्मोपदेशना, ये जो अच्छे अच्छे धर्म के उपदेश देते हैं ना, है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं जो पतिव्रता थी अहम व्रतवती स्वैरम उक्तेन किमतः परम, उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत कार्य किया है, अब इससे आगे क्या है, किमतः परम, इसके बाद क्या, इसके बाद रह क्या गया है, उन्होंने मेरे पातिव्रत जो धर्म था उसको नष्ट कर दिया, अब इसके बाद क्या, स्वैर मुक्तेन अर्थात अपनी जबरदस्ती से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अब इसके बाद क्या। अब देखिए यद्यपि यहाँ श्रृंगार वो है, आपका व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य के रहते हुए भी तदपि वो कैसा है, वही कह रहे हैं, अत्र प्रतीयमानः अपि शाक्यमुनेः तिर्यग्योषिता बलात्कार उपभोगा स्फुटतया वाच्यमाना इति गूढ़म, स्फुटित वाच्यमान होने का कारण भी कैसा है, वह कैसा है, ढका हुआ अगूढ़ है, समझ में बात है? जी महोदय। जी सर। मतलब यदि भी उन्होंने गलत कार्य किया है, गलत कार्य किया है, लेकिन वो कैसे उसको कैसे व्यक्त किया जा रहा है, उसको स्फुटित कैसे किया जा रहा है? कैसे व्यक्त किया जा रहा है उसको, वही कह रहे हैं, है ना, का अभिप्राय व्यंग के रूप में, व्यंग के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ठीक है। लेकिन क्या कहने करती है, वाच्यार्थ की प्रतीति कह रहा सभी के लिए स्पष्ट है, ये तो मतलब ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है जो बताना है आपको, अरे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तो वो तो आपको स्पष्ट पता पड़ रहा है ना, तो गलत हुआ है उसका तो ये पता पड़ रहा है आपको वाच्यार्थ के द्वारा ही, आप व्यंग अर्थ लाएंगे कहाँ से, क्या मतलब है उसका फिर, है, इसी को अगूढ़ व्यंग कहा जाता है, ठीक है। जी। क्या कह रहे हैं, असुंदर व्यंग, वैसे तो व्यंगार्थ प्रायः सुंदरता ही धारण करता है, किंतु कभी कभी व्यंगार्थ का सौंदर्य वाच्यार्थ के सौंदर्य के आगे कम पड़ जाता है, थोड़ा न्यूनत्व आ जाता है उसमें ना, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के सुंदर न होने से गुणीभूत व्यंग काव्य को बताया है, ठीक है, और सुंदर व्यंग नाम का, बात समझ में आ गई? जी। यदि व्यंग्यार्थ अधिक सुंदर ना हो वाच्यार्थ की अपेक्षा, तो कौन सा आपका ये गुणीभूत व्यंग काव्य भेद होता है, कौन नाम का, असुंदर व्यंग नाम का, ठीक है। असुंदर गुणीभूत व्यंग। हम्म, चलिए पढ़िए आगे क्या करें।
वाणीर कुंजोड्डीन शकुनि कोलाहलं शृण्वन्त्याः ग्रह कर्म व्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यंगानि। सीदंत्यंगानी अर्थात कोई नायिका है, जो वाणीर कुंजो डीन शकुनि कोलाहलम शृण्वन्त्या। वाणीर वाणीर इत्युक्ते किसके विषय में कहा जा रहा है? वाणीर कुंजोड्डीन, वाणीर कुंज मतलब शब्दों के अर्थ पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा यार, है? ध्वनि श्रूयते मम? वाणीर कुंज मतलब, वाणीर कुंज का मतलब क्या? अरे जो बांस का ऐसा कुछ वन या कुछ उसके वो होते हैं ना समूह, क्या बोलते हैं उसको, है वेतस समूह, ऐसा बोल सकते हैं ना कुछ? हाँ कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना, है ना? उससे उड्डीन, ये तो उड्डीन लता मतलब, कुंज जैसे बोलते हैं। हाँ हाँ ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, करेक्ट एकदम, यही हाँ यही प्रयोग किया जाता है। उसमें आता है ना पर्याप्त, आपके उसमें भी आया एक जगह, क्या बोलते हैं आपके रघुवंश में आया ना, जब वो रघुवंश कह रहा हूँ उसमें, अरे इसमें ये जो है आपका अंगूठी वाला कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। विज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान में जब वो जाकर के उसकी एड़ी के निशान देखता है, बोले यार यहीं पे वेतस लता गृह में जाकर के वो बैठती है ना ज्यादातर, बोले उसी का स्थान है ये, वहीं तो जाकर देखता है उसको। जी तो जी वाणीर कुंज शब्दों का अच्छा चयन है। कह रहे उड्डीन, उड्डीन मतलब उड़े उत्पतिताः, कौन? शकुनयः, शकुनयः इत्युक्ते पक्षी, है ना, पक्षिणः तेषां कोलाहलम, उनके शोर को, अर्थात वे उड़े वाणीर कुंज में, मतलब उस से जब वे उड़े वेतस लता गृह से, कुंज से जब उड़े पक्षी, तो उनके उस उड़ने के शोर को सुन करके, शृण्वन्त्या सुनकर, जो गृह कर्म में व्यापृत थी, अर्थात लगी हुई थी, कौन? वधवा वधु, उसके अंग इत्यादि क्या हो गए? उसके अंगानी, देह के जो अवयव थे वो क्या हो गए? सीदंती अवसादम प्राप्नुवन्ति, शिथिल हो गए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसमें ये पक्षी उड़े इसका मतलब कोई आया है, पक्षी उड़े इसका मतलब कोई आया है, नहीं है, ऐसा संकेत नहीं है। जी हाँ, कोई तो बदल करें, अत्र दत्त संकेत था, पक्षियों का जो आवाज है, उड़ने की आवाज, वो क्या है कि कश्चिन लताग्रम प्रविष्ट है थी, है? यही तो व्यंग है ना इसमें, कि कोई लताग्रम में प्रविष्ट हो गया, है ना? जी जी जी, संकेत उसने है ये। किसी नायक को बुलाया होगा कि अरे तुम ऐसा करके आना, इतने समय पे आना। अब उसकी मतलब सास ने या माँ ने जो भी है, उसने कार्य में उसको लगा दिया, गृह कार्य में, ये काम खत्म करो तब कहीं जाना बाहर तुम। अब वो कार्य करने में लगी पड़ी, लेकिन ध्यान उसका कान उधर ही है। जब उसने आवाज सुनी ऐसे पक्षियों के उड़ने की, तुरंत तो क्या होगा, उसके अंग शिथिल पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हमने किसी को बुलाया, टाइम दिया, वो आ गया और हम नहीं पहुंचे, हैं, और कोई और देख ले उसको, तो फिर ये व्यंग्य है इसमें, समझ में आ गई बात ना? जी जी भैया। महोदय। ठीक है, वही कह रहे हैं, देखो, है ना, क्या कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण वधु नहीं पहुंच पाई। जब उस कुंज से पक्षियों की फड़फड़ाहट होती है, तो वह समझ जाती कि मेरा प्रेमी पहुंच गया, इस कारण से उसके अंग शिथिल पड़ गए, हैं, या क्या है? इस व्यंग्यार्थ के सौंदर्य की अपेक्षा वाच्यार्थ का सौंदर्य अधिक सुंदर है। यहाँ पे वाच्यार्थ से जो प्रतीति हो रही है व्यंग्यार्थ की अपेक्षा, वो ज्यादा कहीं आनंदित हो रही, आनंद नहीं दे रही है। क्यों? जी महोदय। इसीलिए असुंदर व्यंग्य कहा गया, यानी व्यंग्य आपका थोड़ा सा कम रह गया, है ना, लो रह गया थोड़ा, नहीं? अब विश्वनाथ जी कुछ अन्य भेदों की भी संभावना उसके करते हैं, ठीक है, तो उन पे चर्चा अब हम कल करेंगे, पर्याप्त समय हो चुका है, ठीक है, रखा जाए? जी प्रणाम महोदय। प्रणाम समझ में आया ना कुछ अच्छे से? जी जी महोदय, बहुत अच्छे से। आनंद आया नहीं आया पढ़ने में? आया भैया। प्रणाम सर। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम सर। प्रणाम नमस्ते भैया। प्रणाम भैया प्रणाम सभी को। सुबह 5 बजे, हाँ।